जीवन जितना अनिश्चित तो कुछ भी नहीं है। कब कौन सा मोड़ ले ले ये तो कोई समझ ही नहीं सकता। इसलिए समझदार व्यक्ति वही है जो हर परिस्थिति के लिए तैयार रहे। और अधीश का जीवन तो ऐसे ऐसे मोड़ ले रहा था जिनके बारे में सामान्य व्यक्ति सोच भी नहीं सकता। फिर भी वो इस नए माहौल से जुड़ने की पूरी कोशिश कर रहा था और यही उसका उद्देश्य था कहानी सुनने के पीछे। वो हर बात जानना चाहता था ताकि उसे अपने काम में आसानी हो। लेकिन क्या उसकी सोच सही थी? सब कुछ जानने के बाद भी वो मणि पाने में सफल होगा? अधीश और शताक्षी अब बस पहुंचने ही वाले थे, लेकिन आगे और अधिक घना जंगल था। अधीश को सारा दृश्य ऐसा लग रहा था जैसे उसने ये सब पहले भी देखा है। उसके इस तरह मन लगाकर जंगल को निहारता देख शताक्षी चुप हो गई। अधीश बोला, शताक्षी, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं इस जगह पर पहले भी आया हूं। शताक्षी बोली, हालांकि मुझे तुम्हारे गुजरे हुए कल के बारे में सब पता है, फिर भी मुझे याद नहीं आता कि इस जगह पर तुम कभी आए हो। अधीश ने उस समय शताक्षी की बात मान ली, लेकिन वो जानता था कि उसे सब कुछ नहीं पता है। वो ध्यान से देखने और समझने की कोशिश करने लगा। तभी उसे लगा जैसे उसके पैरों में मोटे मोटे सांप लिपट रहे हैं और जैसे अचानक उसके दिमाग में रोशनी हो गई। उसे याद आ गया कि वो वही जगह है जहां उसने समीर को खोया था। उसे लगा एक बार फिर उसके पैरों में सांप लिपटे हैं और समीर जमीन में धंसता जा रहा है। अचानक उसके मुंह से चीख निकल गई, समीर! अधीश एक जगह ठहर गया था और थर-थर कांप रहा था। शताक्षी घबरा गई। उसने अधीश का हाथ पकड़कर उसे हिलाया। अधीश, अधीश, क्या हुआ है तुम्हें? तुम ठीक तो हो ना? शताक्षी की आवाज से जैसे अधीश को होश आ गया और वो हड़बड़ाकर बोला, नहीं नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूं। लेकिन साफ दिखाई दे रहा था कि वो ठीक नहीं है। कुछ था जो उसे परेशान कर रहा था। उसे लग रहा था कि उसका सर फट जाएगा। वो अपना सर थामकर जमीन पर बैठ गया। शताक्षी ने जब उसकी ये हालत देखी तो एक बार फिर पूछा, यदि तुम ठीक समझो तो मुझे बता सकते हो, शायद कोई हल निकल आए। अधीश कुछ देर सोचता रहा, फिर उसने शताक्षी को पूरी बात बता दी। ये सुनकर शताक्षी बोली, ये तब भी तुम्हारा भ्रम था और अब भी, इसीलिए तुम्हारे भूतकाल में झांकने पर मुझे ये दृश्य नहीं दिखाई दिया। लेकिन अगर तुम्हें फिर वैसा ही अनुभव हो रहा है तो जरूर इस जगह का कोई रहस्य होगा। शायद ये स्थान समय की दूसरी ओर स्थित उस स्थान से जुड़ा हुआ हो। अधीश को उसकी ये बात ठीक लगी। वो बोला, शायद तुम ठीक कह रही हो। क्यों ना कुछ देर रुककर हम पता लगाएं, शायद हमें कुछ मिल जाए। अधीश को लग रहा था कि इस जगह उसे जरूर कुछ ना कुछ मिलेगा। शायद यही वो जगह थी जो इस दुनिया को बाहरी दुनिया से जोड़ती थी, क्योंकि यहीं उसने समीर को खोया था और यहीं वो वापस आ गया था अंधेरे को स्वीकार करने के लिए जब वो खुद इस दुनिया में प्रवेश कर रहा था। बस अंतर इतना था कि दूसरी दुनिया में वो इस स्थान पर था, जबकि इस दुनिया में आने के बाद उसने खुद को किसी और जगह पाया था। इस बात का ही रहस्य हो सकता है, उसने सोचा, लेकिन वो कुछ भी समझ नहीं पा रहा था। शताक्षी यहां रुकने के लिए तैयार हो गई। यदि तुम्हें ऐसा लगता है तो आज हम यहां रुक जाते हैं। वैसे भी वो कुआं यहां से ज्यादा दूर नहीं है। कल सुबह उठकर हम चल देंगे। तब तक तुम इस जगह के बारे में आराम से खोजबीन कर लो। अधीश बोला, हां, इतना समय काफी होगा। उन लोगों ने वहीं डेरा डाल लिया और अधीश आसपास की जगह का मुआयना करने लगा, लेकिन उसे ऐसा कुछ भी नहीं मिला जिससे वो कुछ समझ पाता या बाहरी दुनिया में जाने का रास्ता खोज सकता। काफी देर यहां वहां खोजने के बाद वो थक कर बैठ गया। शताक्षी ने पूछा, कुछ पता चला अधीश? अधीश ने थकी हुई आवाज में उत्तर दिया, नहीं शताक्षी, मैं कुछ भी नहीं खोज पाया। उसके स्वर में निराशा साफ झलक रही थी। शताक्षी बोली, ठीक है, तुम कुछ देर आराम कर दो, फिर मैं तुम्हें आगे की कहानी सुनाऊंगी। अधीश इस जगह का रहस्य जानने के चक्कर में कहानी के बारे में बिल्कुल भूल गया था। अब शताक्षी ने फिर से याद दिलाया तो उसका उत्साह वापस आ गया। वो बोला, हाँ हाँ शताक्षी, बताओ ना आगे क्या हुआ। वो राजकुमार कौन था और भाग्यलक्ष्मी को कहां लेकर गया? शताक्षी ने कहानी फिर शुरू की। राजकुमारी को जब होश आया तो उसने खुद को एक अनजानी जगह पर पाया।
वो हड़बड़ाकर उठ बैठी। चारों तरफ नजर दौड़ाई तो उसने देखा कि ये तो किसी बड़े महल का कमरा है। कमरे की ऊंची छत, उससे लटकते झाड़ फानूस, संगमरमर की दीवारें और फर्श, सोने चांदी की सजावट और बाकी सामान देखकर लग रहा था जैसे वो किसी महाराजा या सम्राट के कमरे में हो। भाग्यलक्ष्मी घबरा गई। उसे याद आया वो तो नहाने के लिए नदी पर आई थी। उसके बाद वो डूबने लगी। फिर उसे कुछ भी याद नहीं था। तभी एक लड़की कमरे के भीतर आई। भाग्यलक्ष्मी ने उससे पूछा, कौन हो तुम? उसने राजकुमारी के सवाल का जवाब नहीं दिया और कहा, अब आपकी तबीयत कैसी है? भूख लगी होगी, मैं भोजन भिजवाती हूं। इतना कहकर वो बाहर चली गई। लेकिन कोई भोजन लेकर आता इससे पहले ही राजकुमार कमरे में चला आया। राजकुमारी भाग्यलक्ष्मी एक अनजान पुरुष को कमरे में आते देख घबरा गई। यह देखकर राजकुमार प्यार से बोला, घबराओ मत भाग्यलक्ष्मी, तुम यहां बिल्कुल सुरक्षित हो। किसी भी चीज की जरूरत हो तो दासियों से कह देना। कांपती आवाज में राजकुमारी बोली, तुम कौन हो और तुम मेरा नाम कैसे जानते हो? और मैं यहां कैसे आई? क्या तुम मुझे लेकर आए हो? राजकुमार धीरे से मुस्कुराया और बोला, मेरा नाम वीरभद्र है। मैंने तुम्हें भंवर में फंसकर डूबते हुए देखा तो बचा लिया और अपने महल में ले आया। मैं नदी के दूसरे किनारे पर था, अपने साथियों के साथ शिकार पर गया था और थककर पानी पीने आया था। तभी यह घटना हुई। तुम चिंता मत करो, तुम मेरे महल में हो और बिल्कुल सुरक्षित हो। अब आराम करो और भोजन कर लेना। पिछले 3 दिन से तुम बेहोश थी। ये सुनकर राजकुमारी और परेशान हो गई कि आज 3 दिन बाद उसे होश आया है। अब मुझे जाना होगा, मेरे माता पिता मुझे खोज रहे होंगे। वो ये भी सोच रही थी कि जब ये राजकुमार इतना भला बन रहा है तो इसने मुझे मेरे घर क्यों नहीं पहुंचाया। लेकिन उसकी कुछ कहने की हिम्मत नहीं हुई, क्योंकि वो सोच रही थी कि मैं अभी इसके महल में इसी के कमरे में बैठी हुई हूं। यदि मैं इस तरह की कोई बात करती हूं तो हो सकता है ये मेरे प्राण ही ले ले। फिर तो मैं अपने घर कभी वापस नहीं जा सकती। यही सब सोचकर राजकुमारी ने कहा, मैं भोजन कर लूंगी, फिर मुझे मेरे घर भेज देना। राजकुमार ने यह सुनकर ताली बजाई। वही लड़की जो थोड़ी देर पहले आई थी वहां आ गई। वो वास्तव में राजकुमार की खास दासी थी। राजकुमार ने उसे भोजन लाने के लिए कहा। थोड़ी ही देर में वो 2 थालों में भरकर भोजन ले आई। भोजन देखकर राजकुमार को लगा जैसे वो न जाने कब से भूखी थी। वीरभद्र ने वहीं बैठकर भाग्यलक्ष्मी के साथ खाना खाया। खाना खाने के बाद जब राजकुमारी भाग्यलक्ष्मी कुछ सामान्य हुई तो वीरभद्र ने कहा, राजकुमारी भाग्यलक्ष्मी, अब आप कुछ देर आराम कीजिए, मैं शाम को आपके पास आऊंगा। वीरभद्र के मुंह से अपना नाम सुनकर राजकुमारी एकदम चौंक पड़ी। तुम मेरा नाम कैसे जानते हो? क्या तुम मेरा अपहरण करके यहां लाए हो? वीरभद्र हंसकर बोला, घबराओ मत, मैंने आपके बारे में पता लगाने के लिए कुछ गुप्तचर आपके यहां भेजे थे, बस उन्हीं ने सब कुछ बता दिया। कांपती हुई आवाज में भाग्यलक्ष्मी बोली, अब जबकि तुम्हें मेरे बारे में सब कुछ पता है तो मुझे कृपा करके भेज दो। यदि मेरे पिताजी को पता चला कि कोई मुझे इस तरह यहां ले आया है तो उसे गुस्सा तो बहुत आ रहा था, लेकिन अभी वो कोई जोखिम नहीं उठाना चाहती थी। राजकुमारी की अधीरता देखकर वीरभद्र कुछ गंभीर होकर बोला, मुझे आपसे एक बहुत जरूरी बात करनी है। शायद आपको अभी मेरी बात का विश्वास ना हो, लेकिन फिर भी एक बार मेरी बात सुन लीजिए। राजकुमारी ने अविश्वास से उसकी ओर देखा और बोली, कहिए, क्या कहना है आपको? वीरभद्र ने कहा, देखिए, आप मुझे गलत मत समझिए। यह सच है कि आपको देखने से पहले ही मैं अपना हृदय हार चुका था और जीवन भर सिर्फ आपसे प्रेम करता रहूंगा। लेकिन सिर्फ इसी कारण मैं आपको यहां नहीं लाया हूं। मैं चाहता तो सीधे आपके पिता के पास रिश्ता भेजकर आपका हाथ मांग सकता था, और दुनिया में कोई राजा नहीं है जो भद्रनगर के राजकुमार का रिश्ता ठुकरा दे। लेकिन फिर भी मैं कभी आपको आपके राज्य में वापस नहीं जाने दे सकता। ये सुनकर राजकुमारी हैरान थी। वो समझ नहीं पा रही थी कि वीरभद्र आखिर कहना क्या चाहता है। उसकी आंखों में परेशानी की झलक देखकर वीरभद्र आगे बोला, बात यह है राजकुमारी कि वहां आपकी जान को खतरा है। आपके पिता स्वयं ही आपके प्राण लेना चाहते हैं और मैं कभी आपको वापस अपने राज्य में नहीं जाने दूंगा। ये सुनकर राजकुमारी जैसे जमीन पर आ गिरी। सारा संकोच और घबराहट भूलकर वो क्रोध से चीख पड़ी, आपका दिमाग तो ठीक है ना? आपको पता है आप क्या कह रहे हैं? मेरे ही घर में मेरी जान को खतरा?
मेरे पिता मुझसे अपनी जान से भी ज्यादा प्रेम करते हैं। थोड़ा सोच समझकर बात कीजिए। आपने मेरी जान बचाई है, इसका अर्थ यह नहीं है कि आप अब मेरे पिता के बारे में कुछ भी कहेंगे और मैं सुन लूंगी। और भी न जाने क्या क्या राजकुमारी बड़बड़ाती रही और वीरभद्र चुपचाप बैठा सुनता रहा। अधीश अब तक चुपचाप कहानी सुन रहा था। अचानक उसने पूछा, तो फिर राजकुमारी को कैसे विश्वास आया? शताक्षी ने गहरी सांस छोड़ी और बोली, नहीं आया। राजकुमारी को विश्वास कभी नहीं आया। वीरभद्र ने उसे लाख समझाने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं मानी। उसने बस एक ही रट लगा रखी थी, मुझे वापस जाना है, मुझे मेरे घर पहुंचा दो। लेकिन वीरभद्र उसे जाने नहीं देता था। फिर राजकुमारी ने इसे ही अपनी नियति समझ लिया और चुपचाप वहां रहने लगी। लेकिन फिर भी किसी तरह भी वो वीरभद्र से विवाह करने को राजी नहीं हुई। फिर क्या हुआ शताक्षी? क्या वीरभद्र ने पूरा जीवन इसी तरह गुजार दिया? अधीश ने पूछा। हाँ अधीश, वीरभद्र का दुर्भाग्य तो उसी समय शुरू हो गया था जब उसने राजकुमारी को पहली बार देखा था। लेकिन राजकुमारी ने अपने दुर्भाग्य को खुद न्योता दिया था, शताक्षी बोली। अधीश ने फिर पूछा, वो किस तरह? शताक्षी आगे कहानी सुनाने लगी। राजकुमार वीरभद्र के माता पिता ने उसे बहुत समझाया, लेकिन वो भाग्यलक्ष्मी के अलावा किसी से विवाह करना नहीं चाहता था और भाग्यलक्ष्मी उससे नफरत करती थी। इसका फायदा किसी तीसरे व्यक्ति ने उठाया। वो था भद्रनगर के मंत्री का लड़का और वीरभद्र का परम मित्र विभास। वीरभद्र अपने मित्र पर खुद से अधिक भरोसा करता था, लेकिन विभास शुरू से ही उससे जलता था। वीरभद्र रूप, गुण, पद, प्रतिष्ठा, सत्ता और शक्ति सब में उससे श्रेष्ठ था, लेकिन उसके अच्छाई और भरोसे को विभास उसका दिखावा समझता था। उसे लगता था वीरभद्र बस उसे नीचा दिखाने के लिए ही ये सब करता है। वीरभद्र और विभास दोनों के परदादा सगे भाई थे, लेकिन बड़े होने के कारण वीरभद्र के परदादा को राजा बनाया गया और उसके परदादा को मंत्री। इस कारण भी विभास उससे चिढ़ता था। वो बस मौका तलाश रहा था कि किसी तरह वीरभद्र रास्ते से हट जाए तो उसे राजा बनने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि वीरभद्र अपने माता पिता की इकलौती संतान था। उसके मरने पर राजगद्दी खाली हो जाती और इसीलिए विभास चाहता था कि वीरभद्र कभी विवाह ना करे, ना ही कभी उसकी कोई संतान हो। अधीश ने पूछा, क्या वीरभद्र को कभी उस पर शक नहीं हुआ? क्या विभास अपने इरादों में सफल हो गया? शताक्षी बोली, हाँ, एक सीमा तक। भाग्यलक्ष्मी जब वीरभद्र के जीवन में आई तो विभास को मौका मिल गया। उसने एक और वीरभद्र को भाग्यलक्ष्मी के प्रेम में सब कुछ बलिदान करने और एक अमर प्रेम की मिसाल कायम करने का पाठ पढ़ाया, ताकि वो किसी और से भी विवाह ना करे, और दूसरी ओर भाग्यलक्ष्मी के मन में जहर घोलना चालू कर दिया, ताकि वो कभी वीरभद्र से विवाह ना करे, और भाग्यलक्ष्मी को कभी अपने पिता के पास वापस न जाने देने की योजना भी उसी की थी। उसने वीरभद्र को भाग्यलक्ष्मी के पिता भाग्यसेन के खिलाफ खूब उल्टी सीधी पट्टी पढ़ाई थी। अधीश बोला, हे ईश्वर, और वीरभद्र क्या सच में बेवकूफ था? अंधे की तरह उसका भरोसा कर लेता था? शताक्षी बोली, हाँ अधीश, इसीलिए तो कहते हैं कि व्यक्ति को कभी हद से ज्यादा किसी पर भरोसा नहीं करना चाहिए। इसी भरोसे के कारण वीरभद्र के साथ साथ भाग्यलक्ष्मी का भी जीवन बर्बाद हो गया। वो किस तरह? अधीश ने पूछा, क्या विभास अपने इरादे में सफल हो गया था? क्या विभास राजा बन पाया और भाग्यलक्ष्मी किस प्रकार अपने राज्य वापस लौटी? और उस जगह का क्या रहस्य है जहां अधीश इस समय रुक गया है? क्या ये सच में बाहरी दुनिया से जुड़ा एक रास्ता है? जानने के लिए सुनते रहिए द मैजिशियंस सीक्रेट, सिर्फ और सिर्फ पॉकेट एफएम पर।